उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को यानी कि आज 23 मई को पर्वतीय जिलों में तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में येलो अलर्ट लागू है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश और हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हाल के दिनों में बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई थी, जिसके बाद मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो गए हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी टीमें अलर्ट कर दी हैं, अलर्ट मोड पर डाल दी हैं सभी टीमों को। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिए विभाग हर घटना पर नजर रख रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। यात्रियों और स्थानीय निवासियों को मौसम अपडेट्स पर नजर रखने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। यहाँ बता दें कि उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा जारी है। वहीं कुमायूं मंडल में नैनीताल और अल्मोड़ा समेत कैची धाम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई तक बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड के सभी जिलों में मौसम बदलता रहेगा, जिसके लिए समय समय पर अपडेट्स जारी किए जाएंगे। देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद फिर से स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। उत्तराखंड में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य में कोविड-19 के मामलों में संभावित वृद्धि को देखते हुए कमर कस ली है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और पैथोलॉजी लैब को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएमओ ने कहा है कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम से पीड़ित प्रत्येक मरीज की अनिवार्य रूप से कोविड जांच कराई जाए। साथ ही जांच की जानकारी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के लिए दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी क्षेत्र में अगर कोरोना, इन्फ्लुएंजा या सार्स जैसी बीमारी है या ये मामलों का समूह सामने आता है तो वहां त्वरित जांच की व्यवस्था के लिए रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। सभी अस्पतालों को दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी संस्थानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम स्वेटिक्स कराकर वायरस में हो रहे बदलावों की निगरानी की जाएगी। ये जांच राजकीय मेडिकल कॉलेज के माध्यम से की जाएगी और रिपोर्ट भी पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। कर्नाटक के हावेरी जिले में हनागल गैंगरेप मामले में 7 आरोपियों ने जमानत मिलने के बाद रोड शो निकाला। हावेरी उप जिले के शुरू हुआ ये जुलूस 5 वाहनों और 20 से ज्यादा काफिले के साथ सड़क पर निकला। सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से। इस वीडियो में आरोपी हंसते और विजय चिन्ह दिखाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। अदालत में पीड़िता आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। 2024 के हनागल गैंगरेप मामले में जमानत पर रिहा हुए आरोपियों द्वारा विजय जुलूस निकालने की घटना ने पूरे हावेरी जिले में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। आरोपियों ने रिहाई के बाद अक्की आलूर में बाइक और कारों के साथ रोड शो निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसकी चारों तरफ कड़ी निंदा हो रही है। आपको बता दें ये मामला 16 महीने पुराना है। पुलिस के अनुसार उस दौरान कर्नाटक के हावेरी में एक अंतर धार्मिक जोड़े के होटल के कमरे में कई लोग घुस गए थे, जिसके बाद आरोपियों ने महिला को घसीटकर पास के जंगल में ले गए और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला जब सामने आया तो पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोटा शहर में छात्रों की अपनी जान देने के मामले में वृद्धि पर राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया और स्थिति को गंभीर बताया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सख्त लहजे में सरकार से पूछा है कि उसने इस मामले में अब तक क्या किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 महीने में 14 छात्रों ने अपनी जान दे दी और एक ही शहर में। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इसको हल्के में ना लें। कोर्ट सख्त रुख भी अपना सकता है। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र के सुसाइड केस में 4 दिन बाद एफआईआर फाइल की गई। जस्टिस पारदीवाला ने राजस्थान राज्य का पक्ष रख रहे वकील से पूछा कि आप एक राज्य के रूप में क्या कर रहे हैं? ये बच्चे अपनी जान क्यों दे रहे हैं और केवल कोटा में ही क्यों? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया? वकील ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 वर्षीय छात्र की मौत के मामले की सुनवाई कर रहा था। छात्र 4 मई को अपने छात्रावास के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। कोर्ट एक अन्य मामले से भी निपट रहा है, जिसमें नीट परीक्षा के अभ्यर्थी एक लड़की कोटा में अपने कमरे में मृत मिली थी, जहां वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कार्य बल को समग्र रिपोर्ट देने में समय लगेगा। पीठ ने राजस्थान के वकील से पूछा कि आप हमारे फैसले की अवमानना कर रहे हैं, आपको प्राथमिकता क्यों दर्ज नहीं की। पीठ ने कहा कि छात्र संस्थान के आवास में नहीं रह रही थी, उसने नवंबर 2024 में ये छोड़ दिया था और अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। पीठ ने कोटा मामले में भी संबंधित पुलिस अधिकारी को 14 जुलाई को स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी का रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी की आरती उतारी और दर्शन पूजन किया। उसके बाद आयोजित श्री हनुमत कथा मंडपम के लोकार्पण समारोह में भी पहुंचे। यहां से वो श्री रामलला के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और भगवान श्री राम से देश और प्रदेश वासियों के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री इससे पहले 10 मई को अयोध्या पहुंचकर प्राचीन संत रविदास मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य और नवनिर्मित सत्संग भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री जी का मई माह में ये दूसरी बार अयोध्या दौरा है। हनुमानगढ़ी में दर्शन उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन किए। वहीं मंदिर परिसर में राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट के सदस्यों की व्यवस्था की जानकारी ली। सीएम योगी ने रामलला के मंदिर में साष्टांग दंडवत होकर प्रभु श्री राम से प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। राम मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिसर में ही ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक संक्षिप्त बैठक की। सीएम ने मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति और परकोटा निर्माण की भी जानकारी ली। मंदिर में स्थापित किए जा रहे देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी के बारे में उन्होंने जानकारी ली। सीएम ने राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार का पूरा सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया है। याद रखना, अपने उस इतिहास पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। याद करिए, श्री राम लला का प्रकटीकरण जब दिसंबर 1949 को होता है, तब भी इसी हनुमानगढ़ी के एक पूज्य संत, एक नागा के रूप में बाबा अभयराम दास जी उस समय भी थे। उनकी भी उस समय कृपा मिली थी। आज सोचिए, अगर हम भी ये छोड़ देते कि अभयराम दास जी महाराज। लखनऊ के नाका थाने में दर्ज बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह की अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए अभियुक्त राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन और बछराज को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस केस में साल 2020 में मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव उर्फ गुड्डू का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। शवों को जंगल में फेंक दिया गया था ताकि पहचान न हो सके। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पास से नर कंकाल और नरमुंड बरामद हुए हैं। ये मामला सामान्य अपराध नहीं बल्कि समाज को डराने वाला अपराध है। अभियुक्त वृद्ध या गरीब हो, इससे उनके अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। वहीं अदालत ने साफ कहा कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देकर समाज को सख्त संदेश देना जरूरी है। आपको बता दें कि राजा कोलंदर पर नरभक्षण और इंसानी खोपड़ियां जमा करने जैसे खौफनाक आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि वो खोपड़ियों का उपयोग तंत्र मंत्र और भविष्य देखने जैसी कृतियों के लिए करता है। उस पर 15 से अधिक हत्याओं का शक रहा है। हालांकि कुछ ही मामलों में साक्ष्य कोर्ट में साबित हो पाए हैं। मनोज सिंह की हत्या ने उस वक्त यूपी पुलिस और समाज को झकझोर कर रख दिया। जांच में जब सामने आया कि राजा कोलंदर को मनोज की शोहरत और उसकी बहन से दोस्ती रास नहीं आई, इसी रंजिश में उसने हत्या की साजिश रची। पुलिस की गहरी जांच के बाद कोलंदर से जुड़े एक के बाद एक कई हत्याकांड उजागर होते गए। अयोध्या पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि यह आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ले डूबेगा। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब इसके 75 वर्ष बहुत जी लिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ कर मारा था। इसके बाद भारत के वीर सैनिकों की जवाबी कार्यवाही में 26 के बदले 124 आतंकियों को मार दिया। पाक पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वहां का आतंकवाद ही उसे ले डूबेगा। पाकिस्तान 75 साल बहुत जी लिया और अब उसके खत्म होने का समय आ गया है। वो अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है।
सीएम ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये नया भारत है जो किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन कोई छेड़े तो उसे छेड़ता भी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है, वहीं पाकिस्तान को तगड़ी चोट भी पहुंचाई है। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। शिमला के संजौली के विवादित मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। आज यहां नमाज अदा करने को लेकर माहौल गर्म हो गया। जहां एक और मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे, वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। समिति का कहना है कि नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत द्वारा 3 मई को मस्जिद के संपूर्ण निर्माण को अवैध करार देते हुए उसे ढहाने का आदेश दिया था। बावजूद इसके मस्जिद में धार्मिक गतिविधियां जारी हैं। इसी के विरोध में समिति के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। आज कड़ी सुरक्षा और बैरिकेडिंग के बीच जब मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज के लिए मस्जिद की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए रोका और पूछताछ के बाद ही आगे जाने दिया। इस दौरान देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य भी वहां पहुंचे और नमाज के विरोध में सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। आपको बता दें कि यह मामला पहली बार अगस्त 2024 में तब सुर्खियों में आया जब शहर के मलियाड़ा क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इसके बाद 1 सितंबर को मस्जिद के बाहर तनाव और बढ़ गया था। 11 सितंबर को हिंदू संगठनों द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने सीजीआई के प्रोटोकॉल में उल्लंघन मामले में दाखिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता पर 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीजीआई गवई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ अखबारों में नाम छपवाने और चीप पब्लिसिटी के मकसद से ये पीआईएल दाखिल की गई है, जिसका मतलब पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। सीजीआई गवई 18 मई को महाराष्ट्र के दौरे पर थे। जब वो मुंबई पहुंचे तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारी अगवानी के लिए मौजूद नहीं थे। सीजीआई के दौरे में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर जस्टिस बीआर गवई ने चिंता जताई थी। हालांकि कुछ घंटे बाद दूसरे कार्यक्रम में तीनों अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई थी।